हेलो इंडिया। माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम पीवाईक्यू कर रहे थे यूपीएससी का, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है, या फिर यूपी पीएससी हो, ठीक है, उन सब में कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को हमें यूज़ करना है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कैसे आपको कम नॉलेज के साथ ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उसी सिलसिले में ये हमारा चौथा पार्ट है, जिसमें हमने ऑलरेडी 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे आज हम करेंगे, आज हम 60 तक करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 2 क्लास में और जितने बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका 2019 का जो भी इतने भी 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। और कमेंट में अपनी चाहें तो आप एक राय रख सकते हैं, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सेट ए है, ठीक है। ये 2019 का सेट ए है, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो बता दूँ सेट ए है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप मिला भी सकते हैं लेके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो और इसका टेलीग्राम पे आप जो जुड़िए वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में अनुसार भारत के जो उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया नहीं जा सकता, ठीक है। मान लीजिए हमें नहीं पता, ठीक है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं, इसको अभी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ठीक है। इसको अभी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमें कोई क्लू क्या पता मिल जाए आगे, अभी 3 ऑप्शन बाकी हैं, ठीक है। भारत संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या भारत में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की अक्षमता और कदाचार को गठित करता है, ठीक है। चलो इसको भी क्वेश्चन रखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। नहीं पता ये, मैं भी। यदि किसी न्यायालय के महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मतदान हेतु लिया जाए तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या जो हो वो बहुमत द्वारा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 हो, ठीक है। 2/3 मतलब बहुमत हो, तब जाकर ये चीज़ें पास होंगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी। अब देखिए, हमें मान लीजिए इसमें कुछ नहीं पता आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में। न्यायाधीश की जो जांच अधिनियम 1968 है उसके बारे में आपको जनरली रफ कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। अब चलिए क्लू ढूंढते हैं कैसे हम इसको सही करेंगे, कैसे सही करेंगे, ठीक है। आप यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है, परिभाषित मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। आप इंग्लिश देखेंगे यहाँ पे, ये कहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन एंड गिव द डिटेल ऑफ द वाट कॉन्स्टिट्यूशन इन सेफ्टी ऑफ द प्रोवेज ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिफाइन, ठीक है, जहाँ पे ये डिफाइन वर्ड आ जाए, ठीक है, जहाँ डिफाइन वर्ड आ जाए, ठीक है। जो हमारा संविधान जो है तो बहुत विस्तृत है, लेकिन वो हर चीज़ को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, डिफाइन नहीं करता। और ऊपर से ये जो आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला देखिए यहाँ पर, ये एक्ट के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो एक्ट के द्वारा बना हुआ है, जो एक्ट के द्वारा बना होता है वो जो भारतीय संविधान है उसमें डिफाइन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस लिहाज से देखते हुए हमारा जो एक है वो भी गलत हो जाता है, 2 है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन किस तरफ आते हैं, 1 और 2 हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है, हमारा ये गलत हो गया। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारा 1 और 2 गलत था, तो ये तो ऑप्शन गया, और एक इसमें है, इसमें भी है, तो हमारा ये भी गया, ठीक है। और हमारा बचा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। यदि किसी न्यायालय में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में समर्थित हो। जी हाँ, बिल्कुल, कुल सदस्य का ये 2/3 भाग हो, ठीक है। तो ये सही है, तो इस वजह से हम सी को मानेंगे और हमें +2 मार्क्स उसमें मिल गए, ठीक है, +2 मार्क्स मिल गए। इसका आंसर भी सी ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आंसर को। और थोड़ा सही से सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी दिखाई देंगी इसमें, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, तो उसके लिए अभी इसमें 2019 में आपने बता चुका हूँ पहले भी कि इसमें थोड़ा कम मतलब एलिमिनेशन का मतलब जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम थे।
फैक्चुअल नेचर का ज़्यादा था क्वेश्चन 2019 का। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जो 9वीं अनुसूची है कौन से प्रधानमंत्री काल में किया गया था? तो आप लोग जानते हैं जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हीं के शासनकाल में ये किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी कार्यकाल में किया गया था। भारत सरकार ने जो कोयला है वो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कार्यक्रम किया गया, तो बिल्कुल इंदिरा गांधी काल में ही हुआ था। आप लोग अगर सुना भी होगा तो कोयला बैंक ये सब इन्हीं के काल में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है मान लीजिए इसका एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको कुछ नहीं पता इस बारे में, कोई आइडिया नहीं है। भारत हाल के समय में तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, अभी तक करता था लेकिन अब इंडिपेंडेंट हो गया है, सेल्फ निर्भर हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये हमें पता है कि हमारा सही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचता है भी। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक है। ठीक है, ये हमें पता है और हमें इन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इनको हम सोल्व करेंगे। वर्तमान कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि होता होगा, नहीं पता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार घरेलू आपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था। ठीक है, देखिए यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है, एकदम राइट है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ से जो इधर की स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिए। किंतु अब भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। क्या आपको लग रहा है कि कोयले के, आपने डेली न्यूज़ सुनते हैं कोयले से इतनी कमी हो गई, हम उससे बिजली बनाते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं उससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो भारत अभी कोयले मतलब आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, वो भी कोयला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ठीक है, हमारा हो गया तीसरा गलत। तो इसमें तीसरा कहाँ पे है? तीसरा यहाँ पे, तो ये कट गया और ये कट गया और ये भी कट गया। देखिए, ठीक है, तो हमारा सेफ बच गया ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरे से हमें आंसर मिल गया, तीसरे से हमें आंसर मिल गया। तीसरा इसमें था, इसमें था और इसमें था, तो हम आगे अपने आंसर तक। और हमें ये अच्छे से क्लियरिटी है कि जो भारत से कोयला का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से हम अपने आंसर तक पहुँच गए और हमें फिर से मिल गए +2 मार्क्स। ठीक है, +2 मार्क्स में मिल गए हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब देखते हैं जो कोयला क्षेत्र है वो जो भारत में है। ठीक है, जो इंडिया में है कौन कौन से स्टेट फर्स्ट में है? तो उसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। ये तीन स्टेट प्रथम है। ठीक है, कोयला उत्पादन में। और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानता है। इसके नाम से जो ब्लैक गोल्ड है इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगा के और अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और जिसको ज़रूरत है उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने 2 लोगों को भी शेयर कर दिया जो ज़रूरतमंद है तो मैं मानूंगा आपने मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे अदा कर दिया। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको स्पेशली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? इसे विचार करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संसद निर्धारित कानून 1959 कई पदों पर लाभ का पद के आधार पर निरंतरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधित किया गया था। कितनी बार? 5 बार संशोधित किया गया था। ठीक है, 5 बार संशोधित किया जा चुका है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया कि जो हमारा संविधान है वो है तो बहुत विस्तृत, लेकिन उसमें हर चीज़ डिफाइन नहीं की गई है या हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, तो जहाँ भी ये भारत का संविधान आ जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बात आ जाए तो वहाँ पर जनरली ये स्टेटमेंट होते हैं गलत। जैसे कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, मैंने बताया भी था। ठीक है, कि भारत के संविधान में डिफाइन है। देखिए यहाँ पर ये था। ठीक है, ये यहाँ पर था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गलत था, तो हमारा ये भी गलत ही है। ठीक है, जो ये शब्द लाभ का पद डिफाइन नहीं है भारत में। ठीक है, माफ़ कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान में ये डिफाइन नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया। तो अगर हम तीसरे को हम गलत मानते हैं, ठीक है, तो हमारा ये 2 ऑप्शन कट गए और ये देखिए बी भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? ए। ठीक है, और इस तरह से हमें +2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, इस तरह से हमें +2 मार्क्स मिल गए। देख रहे हैं आप, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। सब लोग बोलते हैं कितना कठिन है, कितना कठिन है। कहाँ कठिन है भाई? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा शांति से सोचो, सामने ही आंसर है। ठीक है, आप अगर एक भी
अगर आप एक भी को एलिमिनेट कर ले जाते हैं तो आप आंसर तक सीधा पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ ये तीसरे को एलिमिनेट किया और हमारा ये तीनों ऑप्शन गए कट और हम आ गए अपने आंसर तक, ए तक, ठीक है, और हमें यहाँ पर +2 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है, करना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। बीपीएससी को आने दो इस बार, कैसा भी क्वेश्चन पूछे हमें तैयार रहना है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि बीपीएससी में इस बार यूपीएससी की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वे क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 70 से 75 क्वेश्चन होंगे, मतलब 40 से 50% जो प्रश्न होंगे इसी की तर्ज पे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इस बार पीपीएससी में निकालना है, ठीक है। और यूपी पीसीएस के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, जो बच्चे होंगे वो तो जानते हैं। अब देखते हैं, ये फैक्चुअल थोड़ा है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अधीन जनजाति भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों अंतकरण या आकृति के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है जो 5वीं अनुसूची है उसमें इनका जिक्र किया गया है। ये आप लोग जो इंडियन पॉलिटी है पढ़ते होंगे, आपको पता होगा उसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे। भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों के बारे में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जो जनजातीय समूह है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, इनके ऊपर हमें देखना है क्या क्या स्टूडेंट दे रखा है और उस हिसाब से हमें अपने आंसर तक जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पीजी देश में कुछ 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए जहाँ स्टेटमेंट ये बीच आ जाती है वहाँ पे घपला करने के चांस हो सकते हैं, क्या पता यहाँ 18 की जगह यहाँ पे 20 हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी हो सकता है, लेकिन 20 को मैं कह नहीं रहा हूँ कि गलत है, लेकिन अभी मान के चलते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है। स्थिति कम से कम जनसंख्या स्थिति निर्धारण मानदंडों में से एक होती है। देश में अब तक 95 पीजीटी आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। पीजीटी की सूची इरुलार के आंकड़ों में कोडी रेड्डी जनजातियों में शामिल की गई हैं। देखिए इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो अब ज़रा कॉमन सेंस से सोचिए, ठीक है। तो जो 18 राज्य हैं, तो ये 18 राज्य मान लीजिए, ये मैं भी हो सकता है कम है थोड़ा, ठीक है, 18 कम है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, देश की बात करता है ये, ठीक है, ये पूरे देश की बात करता है। इसमें 95 आधिकारिक रूप से, वो भी आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, ठीक है, आधिकारिक रूप से बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये 95 की जगह क्या पता 80 हो, क्या पता 80 हो, या फिर ये 100+ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये खेल सकता है, ठीक है। तो हम इसको मानेंगे गलत, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को हमने गलत मान लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को हमने ये गलत मान लिया, ये भी गया, ये भी गया, हमारा बचता है सी, ठीक है। तो हम अपने आंसर तक आ चुके हैं, ये हमारा बचता है सी और इसका सी ही आंसर है। और इसमें हमें प्लस में क्या मिल गया, 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है, 2 मार्क्स प्लस में हमें मिल गए। तो देख रहे हैं अगर हम एक भी को एलिमिनेट कर देते हैं तो भी हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नो आइडिया था, कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ डिजिट हो वहाँ पे सावधान हो जाइएगा, ठीक है, वहाँ बिल्कुल सावधान हो जाइएगा जहाँ पर डिजिट हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य जो विधियाँ हैं, अंतर्विष्ट प्रवेशकर्ता अथवा निर्बंध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय किसी किए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भारत के निर्वाचन आयोग नहीं, ये निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, ठीक है, ये गलत है, गलत है, ये दे सकती चुनौती, ऐसा थोड़ी है, इसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों के संबंध में बाध्य नहीं होता है। बिल्कुल, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बाध्य बिल्कुल नहीं होता। तो अभी देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, अभी इसको क्वेश्चन में करते हैं मार्क्स में। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को परामर्श के बिना आपातकाल घोषित कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्माण नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे,
पॉलिटी पढ़े हैं, तो इसका हम आंसर मानते हैं बी। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है ऐसी, उसकी वो मतलब बाद नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैक्चुअल है। किसी राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? वर्ष में प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन सदस्यों के द्वारा रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट ये जो वर्ष के प्रथम सत्र में, मतलब पहला जो सीजन है, उसमें राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संशोधन करता है, तो संशोधन नहीं, माफ कीजिए, संबोधन करता है। ठीक है, ठीक है, ये भी में भी पॉसिबिलिटी है, हाई चांस है, जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सी को हम मानेंगे और प्लस में हमें 2 मार्क्स मिल गए। इसका आंसर भी सी ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ बैठा सोल्व कर रहा हूँ तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये अगर एग्जामिनेशन हॉल होता तो वहाँ पे ये क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल होता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग सोच रहे हैं घर पे बैठ के ये सोल्व कर रहे हो, बहुत वो दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने 90 क्वेश्चन किए हैं ऐसे, ठीक है, तो आपके इसमें से 70 क्वेश्चन सही होने के चांसेस है। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है, आपने सही से अपना जो बेसिक नॉलेज है उसे कंप्लीट किया है, तो आप इसमें से 70 प्लस क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा विश्वास है और आप लोग कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको कंप्लीट कीजिए। मैं नहीं कर रहा, आप सब लोग सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ जान लीजिए, लेकिन आप जो भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसे एकदम क्लियर रखिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। ठीक है, आपका उससे पीटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेंस का हम बाद में बात करेंगे, अभी इसको देख रहे हैं, वो सब बाद में बात करते हैं, कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोलेंगे फालतू बकवास कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 54 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का भूमि, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएनएसी का भूमि समुद्र वायु मार्ग के प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल होता है। देखते हैं 20 को। यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। ठीक है, ये थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा वो हार्ड है, देखते हैं अभी। ठीक है, राष्ट्र पर संपत्ति आपराधिक विरोध संयुक्त कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन ऑगस्टिक ट्रांजेक्शन, ये अंकटाट टॉक है, जो एक विशिष्ट ऐसे विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों, उनके अवैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई हैं। देखिए, ये जो है ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ना इनसे मैच कर रहा है ना इनसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको 3 को गलत मानेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, 3 को हम गलत मानेंगे, तो हम आंसर तक आ चुके हैं। वैसे बाकी देख लेते हैं आगे। मादक द्रव्य में अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा यूएनसीएसी में यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन के सहयोग के लिए अधिदेशित है। हाँ, मैं भी हो सकता है। तो हमारा क्या सही हुआ? हमारा जो 2 और ये जो 4 है ये हमारा सही हो गया। ठीक है, और फिर से हमें यहाँ पे +2 मार्क्स को हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, +2 मार्क्स में प्राप्त हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर तक आ चुके हैं। और हमें जैसे जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, आपको लगता होगा कि वो क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा ऑप्शन है उतनी ज़्यादा हाई चांस है कि आपके क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को निर्धारित रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतनी आपकी क्वेश्चन सही होने की वो प्राथमिकता बढ़ जाएगी। विचार करना है, जो भारतीय वन अधिनियम है 1927 में हाल ही में संशोधित के अनुसार वन जो वनवासियाँ हैं वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट के गिराने का अधिकार है। ठीक है, देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वनवासी मान्यता 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। हो सकता है। अनुसूचित जनजाति एवं आधिकारिक वनवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिवेशन 2006 में निवासियों को गौण वनोपज की स्वामित्व की अनुमति है।
हाँ, तो जो रहते हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति या जनजाति, तो उनके लिए तो होना चाहिए। और देखते हैं अभी इसको आंसर सही कथन कौन सा है इसमें से। तो इसमें सही कथन कौन सा है देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ये जो संशोधन हुआ है हाल ही में, उसमें जो वनवासी हैं उनको वन क्षेत्र में उगने वाले जो बांस होते हैं उनको काट गिराने का अधिकार है। कॉमन सेंस से सोचिए, इतना इन्वायरमेंट को लेके इतनी सारी मीटिंग चल रही हैं, इतने सारे कन्वेंशन चल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये परमिशन दे दी जाए कि जो बांस हैं उसे काट के गिरा दीजिए। आप लोग जानते होंगे जो आदिवासी ये लोग होते हैं, ये मतलब अपना जो जीवन यापन है वो इसी से बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं और भी बहुत सारे कलाकृतियाँ बनाते हैं, उस इनका जीवन पर चलता है। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी इसका संरक्षण करती है बांसों का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ये काट के गिराने का अधिकार तो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। एक हमारा गलत हो गया है, पहला नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब पहला जो हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास। एक हो गया ये हमारा, एक ये हो गया हमारे बचा 3 और ये 2 और 3 ये बच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 में आंसर बांस से गौण उपज है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बांस से अभी पीछे हमने देखा है तो उपज तो है गौण उपज, ठीक है। तो हमारा 2 सही हो गया। तो हम ये 2 अगर सही हो गया तो ऑलरेडी हमारा 3 सही हो, क्योंकि हमारे ऑप्शन में सिर्फ 2 इसी में बचा है और जो 2 बचे थे वो कट चुके हैं। तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पे हमें +2 मार्क्स की फिर से हमें प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे और हमें तीसरे स्टेटमेंट में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हम अपने आंसर तक आ गए, ठीक है। इस तरह से आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे। मान लीजिए आपको आंसर यहाँ तक मिल गया, लेकिन आप तीसरे ऑप्शन को पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, जरूर पढ़ेंगे। क्या पता तीसरे ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बार सही निदर्शन देखेंगे जरूर कि क्या बोल रहा है तीसरे ऑप्शन में भी, ठीक है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा है, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके बताइएगा कौन सा है ऐसा जो अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है। तो वो है आर्टिकल 121, 121 नहीं मतलब 21 है, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21, ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये यहाँ भी हमें +2 मार्क्स का वृद्धि हो गई, लेकिन ये फैक्चुअल था, ठीक है, और ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, या भी आप इसी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ 20 और 21 आर्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, विचार करना है और सही कौन सा है बताना है। भारतीय पेटेंट अधिनियम अनुसार किसी बीज को बनाने के लिए जैव प्रक्रिया भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। देखिए जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये कराया जा सकता है, ठीक है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, अब ये हमें नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए नहीं पता हमें। यदि पादप में किसी भारत के पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं होंगे। पौधों की किस्में, पौधे क्या लिखा हुआ है, लिखा है मैं नहीं है, पौधे की किस्में पौधे योग्य नहीं है, ठीक है, मतलब जो पौधे की किस्में होती हैं वो योग्य नहीं होती हैं पेटेंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये भी सही है एक तरह से, ठीक है, ये सही है। तो हमारा 3 सही होता है, तो 3 तो सब में है भाई साहब, ठीक है, 3 सब में है। चलो देखते हैं आगे। भारतीय पेटेंट अधिनियम के किसी बीज के द्वारा बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। मैं भी क्यों नहीं कराया जा सकता, भारत इतना मतलब एमर्जिंग कंट्री है और अच्छा खासा बेटे सकता है अपना, तो ऐसा नहीं है, जनरल दिमाग से सोचेंगे तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक को हम सही मानते हैं, ठीक है, तो हमारा ये कट जाता है और ये कट जाता है, हमारे पास बचता है अभी भी 2। अब भी आप अगर आपको नहीं भी आता तो आप 50% पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप किसी एक को भी चुनेंगे तो भी आपके हाई चांस है कि आपके सही होने की प्रायिकता जो है वो 1/2 हो गई है, ठीक है, 1/4 से 1/2 हो गई है, ठीक है। लेकिन जो इसका आंसर है 3 डी, ठीक है। तो 1 और 2 तीनों इसका आंसर है और ये भी सही है, ठीक है। अपील बोर्ड इसमें जो बौद्धिक संपदा की अपील बोर्ड भारत में नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको लेना है, कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसका अच्छे से चीज़ों का पता लगेगा।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार को सशक्त करता है। जो 1886 का पर्यावरण अधिनियम है वो भारत को सशक्त करता है किस मामले में? और पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया को लोक सहभागिता की आवश्यकता और इससे हासिल करने की प्रक्रिया रीति का विवरण देता है। वह विभिन्न स्रोतों में पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक को निर्धारित करता है। तो हाँ, बिल्कुल दो सही हैं। लेकिन जो पहला बोल रहा है ये, वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया को लोक सहभागिता पब्लिक डोमेन की आवश्यकता और इसे हासिल करने के लिए प्रक्रिया की रीति का विवरण नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं गलत है ये, ठीक है, ये गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर 2 हो जाएगा, बी, ठीक है। और हम आगे +2 मार्क्स में, ठीक है। तो फिर से 2 मार्क्स मिल गए। 59 क्वेश्चन नंबर, जो भारत में ठोस अपशिष्ट है प्रबंधन नियम 2016 में, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल असूचित नगरीय स्थानीय निकायों, असूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थल तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपलब्ध किए जाएंगे। अपशिष्ट उपबंध के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पत्ति अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर सी है, ठीक है, इसका आंसर सी है। आपको पता होना चाहिए 2016 में जो मतलब चेंजिंग हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन में, उसका एक क्वेश्चन था, ये करंट का मुद्दा था, तो इसलिए आ गया था। तो इसमें जो है सी है, ठीक है। अब आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या करना है, इसमें भी विचार करना है हमें, ठीक है। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश या केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि के रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनी के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। हाँ, ठीक है, हो जाता है, क्यों नहीं। अस्थायी कामगारों के लिए रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। जो अस्थायी कारीगर हैं, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है या वैसे काम करते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो हाँ, मे भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये दोनों सही हैं और हमें +2 मार्क्स फिर से मिल चुका है, ठीक है। इसका आंसर है सी, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने फिर से 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बाकी जो 40 क्वेश्चन हैं उसको मैं 20-20 के सेट में लाके आपको करा दूंगा। और तो हमारा ये पूरी जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब किए, बिना ना जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय को जरूर प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इंडिया।